नमस्कार दोस्तों। पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि कैसे जामताड़ा साइबर अपराध की धरती बन गई और अब कैसे वहां पर साइबर अपराध को मुक्त करने की, साइबर अपराधियों से मुक्ति की कवायदें कैसे केंद्र और राज्य की सरकारें कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम बताएंगे कि जामताड़ा की पूरी कहानी क्या है और कैसे जामताड़ा में ही साइबर अपराध फला फूला और अब देश के अलग अलग हिस्सों में साइबर अपराधियों को जामताड़ा के साइबर अपराधियों के द्वारा ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जामताड़ा जिला के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल जामताड़ा जिला जो था वह पहले दुमका का पार्ट हुआ करता था। 1855 में जब संथाल परगना एक अलग जिला बनाया गया था, उस समय बिहार के भागलपुर और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के कुछ क्षेत्र को काटकर संथाल परगना डिवीजन बनाया गया था और उसी हिस्से से बाद में दुमका से काटकर जामताड़ा जिला बनाया गया। जामताड़ा का जो शाब्दिक अर्थ है वह यह है कि यह सांपों का आवास एक तरह से कहा जाता था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा जो उस समय पठारी क्षेत्र थे, जंगल थे, तो वहाँ सांप जो है वह बहुलता में पाए जाते थे। यही वजह थी कि उस जो जो एक क्षेत्र था उसे जामताड़ा नाम दिया गया। संथाली में जामा का मतलब होता है सांप और ताड़ का मतलब होता है आवास, यानी सांपों का आवास। लेकिन जो सांपों का आवास था अब वह साइबर अपराधियों का आवास बन गया है और जामताड़ा की जो पूरी पहचान है वह सिर्फ और सिर्फ साइबर अपराधियों से हो रही है। और यही वजह है कि जामताड़ा पूरे देश में बदनाम हो रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों की भी माने तो देश में होने वाले साइबर अपराधों का तकरीबन 55% जो हिस्सा है, जो हिस्सेदारी है, वह अकेले जामताड़ा की भूमि से हो रहा है। यानी जो साइबर अपराध होते हैं उसमें 55% अपराधों में जामताड़ा और वहाँ से जुड़े जो अपराधी हैं उनकी भूमिका सामने आती है। तो दोस्तों, हम पहले बताते हैं, अब शुरू करते हैं कि जामताड़ा में आखिर कैसे साइबर अपराध शुरू हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ आपको बता दें कि जामताड़ा का जो इलाका था, जो कर्माटांड का इलाका है, उसके बारे में मैंने बताया था कि कैसे वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कर्मभूमि रही थी। अब दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वहाँ 17 साल दिए और वहाँ पर बालिका शिक्षा को लेकर के उन्होंने काम किया था, जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड बताया था। लेकिन उस जो कर्माटांड का गौरव है उसमें एक और नाम जुड़ता है, वह नाम है सुभाष चंद्र बोस का। दरअसल सुभाष चंद्र बोस के मामा के मुखर्जी कर्माटांड में ही रहा करते थे और वहाँ अब भी सीता काटा नाम की एक जगह है जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के मामा का आवास है, जो अब बाद में आज़ादी के बाद उसे बेच दिया गया था। और बताया यह जाता है कि 1941 में जब सुभाष चंद्र बोस धनबाद कलकत्ता से निकलकर धनबाद से और गोमो के रास्ते जब वह पेशावर एक्सप्रेस से, पेशावर मेल से जब बाहर गए, तब वह उससे पहले जामताड़ा आए थे। तो कर्माटांड की वह धरती काफ़ी प्रसिद्ध रही थी और काफ़ी इतिहास में अपने आप को उसने गौरव समेट रखा है। लेकिन कर्माटांड का नाम बाद में गरीबी और दूसरे वजहों से, आपराधिक वजहों से ज़्यादा चर्चा में रहा। बताते यह हैं कि 1970 से 80 के दशक में जो कर्माटांड का स्टेशन है वहाँ जो अपराधी गिरोह था, जो नशा खुरानी गिरोह था, उसके अलावा छिनतई करने वाला, उचक्कागिरी करने वाले जो गिरोह थे वह काफ़ी एक्टिव थे, क्योंकि वह हावड़ा से लेकर दिल्ली मेन लाइन में कर्माटांड स्टेशन पड़ता था और वहाँ नशा खुरानी तब काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे। ट्रेनों में कुछ नशे का सामान खिलाकर और तरह तरह से यात्रियों को ये लोग नशे का सामान देते थे, फिर पूरी सामान लेकर चंपत हो जाते थे। तब पूरे देश में ही जामताड़ा के कर्माटांड का नाम बदनाम हुआ था और इसे तब बैगन ब्रेकिंग स्टेशन के नाम से जाना जाता था। बैगन ब्रेकिंग स्टेशन इसलिए क्योंकि कई बार नशा खुरानी गिरोह के लोग पूरी ट्रेन की जो पूरी बॉगी होती थी उसमें जो लोग होते थे, सारे लोगों को लूट कर, चंपत करके माल लेकर वो फरार हो जाते थे। बाद में धीरे धीरे अब 2004 के बाद जब देश में साइबर क्रांति आई और लोगों ने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके बाद झारखंड के जामताड़ा में साइबर अपराध की कहानी शुरू होती है। दरअसल ये कहानी, इस कहानी का पूरा लिंक जो है वह जामताड़ा से जुड़ा हुआ शुरुआती दौर में नहीं था। बताया यह जाता है कि जामताड़ा में जो साइबर अपराध शुरू हुआ उसका मास्टरमाइंड या उसका जनक सीताराम नाम का एक व्यक्ति था। सीताराम मंडल, राजकुमार मंडल उर्फ उस्ताद नाम से उसे अब भी जानते हैं। उस्ताद पहले मुंबई में एक कंपनी में छोटी से रिटेल मोबाइल के दुकान में काम करता था। बाद में वहीं उसने मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के जरिए, सिम के इस्तेमाल के जरिए ठगी करनी शुरू की। बाद में वह जामताड़ा लौट आया। ये बात लगभग साल 2011-12 की है। जामताड़ा आने के बाद में उसने कई युवाओं की टोली बनाई और युवाओं की टोली से फर्जी सिम का जुगाड़ कराना, उसके बाद फ़ोन कॉल करना और उसके बाद OTP मांगकर या फिर सिम कार्ड के जरिए जो मैसेजेस भेजकर ये उसने ठगी शुरू की। और यह बताया जाता है कि
उसने कई ऐसे युवाओं को वहाँ पर जोड़ा और उनसे, बल्कि स्कूली बच्चों को भी जोड़ा और उनसे अलग अलग तरीके से अलग अलग मॉडल्स अपनाकर उसने ठगी करनी शुरू की। और शुरुआती दौर में जो मोबाइल रिटेलर होते थे, उनके खातों में पैसा भेजा जाता था, उनके बैंक खातों में पैसा भेजा जाता था। रिटेलर को 30% कमीशन देकर बाकी 70% जो कमीशन होता था वह सीताराम अपने पास रखता था। धीरे धीरे जो सीताराम था उसने अपनी गैंग को बढ़ाया और कई युवाओं को जोड़ा और धीरे धीरे उसने करोड़ों अरबों की जो संपत्ति बनाई वहाँ पर। उसके अलावा उसके ग्रुप के लोगों ने, जो जिन युवाओं को उसने जोड़ा, उसने भी काफ़ी संपत्ति बनाई। बाद में सीताराम की पहली गिरफ्तारी 2018 में हुई और अभी यह बताया जाता है कि सीताराम के खिलाफ दिल्ली, तेलंगाना, झारखंड के अलग अलग जिलों में कई मामले दर्ज हैं। और सीताराम ही वह व्यक्ति था जिसने झारखंड के जामताड़ा को साइबर अपराध की दुनिया में एक तरह से बदनाम कर दिया। लेकिन जामताड़ा के बाद कई और लोग भी हुए, कई और साइबर अपराधी भी हुए जिन्होंने धीरे धीरे साइबर अपराध के अलग अलग मोडस को लेकर कई बड़े शख्सियतों से ठगी की। मसलन जामताड़ा में एक साइबर ठग को रॉक स्टार नाम से जानते हैं, मतलब साइबर की दुनिया का रॉक स्टार। आप समझ सकते हैं कि उस रॉक स्टार ने, जिसका नाम अल्ताफ था, उसने करोड़ों की संपत्ति जामताड़ा में खरीद की, आलीशान मकान बनाया, लग्जरियस कारों में वह घूमता रहा। बाद में उसकी भी गिरफ्तारी हुई। उसके अलावा एक और बहुत ही चर्चित नाम था जो जामताड़ा के साइबर अपराध में जिसे जानते हैं, वह अताउल अंसारी का था। अताउल अंसारी वह शख्स था जिसने पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी प्रणीत कौर के खाते से 23 करोड़ रुपए ठग लिए। आपने एक जामताड़ा 2 मूवी में, एक जो वेब सीरीज है, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे एक साइबर अपराधी जो एनसीआर में काम करता था, दिल्ली एनसीआर में काम करता था, वह जामताड़ा आता है और अपने आप को पहले फ़ोन कॉल के जरिए वह एक मुख्यमंत्री की पत्नी को ही ठगता है। तो उस फिल्म में एक संदर्भ को लिया गया है, लेकिन ये वास्तविक संदर्भ यह है कि जो अताउल अंसारी था उसने अमरिंदर सिंह की पत्नी से 23 लाख रुपए ठग लिए थे। उसके अलावा केरल के एक सांसद से भी 1,60,000 रुपए ठगे गए थे। बाद में ठगी की शिकार कई लोग बने। एक बहुत ही मशहूर फिल्म अभिनेता थे जिनसे जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने ठगी की। एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी थे। बाद में अलग अलग पेशे के लोग, जो फिल्म कलाकार हों या फिर वकील हों, उसके अलावा बिजनेसमैन हों, कई सारे लोग जामताड़ा के ठगों के शिकार बने। आप देखेंगे कि जामताड़ा में जो साइबर ठगी का एक ट्रेंड है वह पिछले 2 सालों में काफ़ी अलग तरीके से बदला भी है। दरअसल साल 2019 के आसपास में जो आंकड़े बताते हैं, लगभग जो एनसीआरबी का आंकड़ा है वह मैं आपको बता देता हूं। एनसीआरबी ने जो आंकड़े हालिया जो जारी किए थे उसमें यह बताया था कि साल 2019 में 44,735 केस साइबर अपराध के दर्ज हुए थे। उससे पहले साल 2018 में की संख्या 27,248 थी। बाद में जब कोविड का दौर आया साल 2020 में, तब केस अचानक काफ़ी बढ़े और लगभग 50,035 केस पूरे देश में साइबर अपराध के दर्ज हुए। वहीं 2021 में एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 52,974 केस दर्ज हुए। तो आप देखेंगे कि बीते 4 सालों में जो साइबर अपराध की जो घटनाएं थीं, लगभग 4 गुना अधिक बढ़ी। और 4 गुना जो ये घटनाएं हुई, उसमें लगभग 60% जो साइबर अपराध का जो मामला था वह वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ था या वित्तीय धोखाधड़ी और धांधली से जुड़ा हुआ था। तो ये काफ़ी चौंकाऊ आंकड़े थे। जो 4 सालों में जो साइबर अपराध का मामला बढ़ा, उसे लेकर ही केंद्र की सरकार अब काफ़ी गंभीर है। और दोस्तों, एक बात और बता दूं कि हाल में 18 अक्टूबर से लेकर अभी इंटरपोल के का सम्मेलन हुआ था, जिसमें 185 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस बैठक के दौरान भी साइबर अपराध को सबसे गंभीर मुद्दा माना गया। तो आप देखेंगे कि केंद्र की सरकार और जो पूरा एक तरह से इंटरपोल के जो सदस्य देश हैं, वह भी साइबर अपराध को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। तो दोस्तों, फिर हम वापस आते हैं जामताड़ा पर कि जामताड़ा में आखिर ऐसा क्या था और क्यों जामताड़ा की धरती को ही साइबर अपराधियों ने चुना। तो जामताड़ा का जो इलाका है वह काफ़ी पिछड़ा इलाका रहा है और वहाँ पे काफ़ी बेरोजगारी थी। यही वजह है कि जो युवा थे वह आसानी से साइबर अपराध की दुनिया में आकर्षित हो गए और बाद में साइबर अपराध की दुनिया में उतरने के बाद उन्होंने अपराध के मॉडल्स को काफ़ी बदला। हर 10 दिनों में, 15 दिनों में, 1 महीने में यह अपराध के मॉडल्स को बदलते हैं। वहीं भाषा का ज्ञान इनमें काफ़ी समृद्ध है। आप देखेंगे कि कैसे वो
वो न सिर्फ हिंदी बल्कि अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी और दूसरी भाषाओं में भी साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए उन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं और जो संबंधित राज्य है वहाँ के लोगों को आसानी से वह ठगी का शिकार बना देते हैं। और जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने अब न सिर्फ जामताड़ा बल्कि पूरे देश के लिए चुनौती इसलिए भी खड़ी कर दी है क्योंकि मेवात जैसे इलाके में, जो वहाँ राजस्थान का पिछड़ा इलाका है, वहाँ पर इन्होंने कुछ लोगों को साइबर अपराध की ट्रेनिंग दी थी। पुलिस की जांच में आया था कि कुछ लोग वहाँ पाठशालाएं चलती थीं जो साइबर अपराधियों की यहाँ पर ट्रेनिंग होती थी। बाकायदा यूनिफॉर्म में साइबर अपराधी वहाँ पर जाते थे और ऑनलाइन ट्रेनिंग जामताड़ा के साइबर अपराधियों के द्वारा दी जाती थी। और जामताड़ा के साइबर अपराधी उसके लिए 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए का 1 हफ्ते का चार्ज करते थे। तो इस तरह से जो जामताड़ा मॉड्यूल है, जो जामताड़ा के जो साइबर अपराधी हैं, वह खुद तो चुनौती हैं ही, देश के बाकी हिस्सों में भी साइबर अपराधियों को पैदा कर यह एक तरह से जो सरकारें हैं और जो आम लोग हैं उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जामताड़ा के बारे में आगे भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि साइबर अपराध को रोकने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त काम झारखंड पुलिस ने शुरू किया है। जिस तरह पुलिस अपराधियों को रोकने के लिए चौक चौराहों पर मुस्तैद होती है, उसी तरह अब साइबर वर्ल्ड में भी साइबर पेट्रोलिंग शुरू किया गया है। झारखंड में पुलिस साइबर वर्ल्ड पर नज़र रख रही है और साइबर पेट्रोलिंग का जो एक कार्य है वह शुरू किया गया है। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि साइबर पेट्रोलिंग क्या है और कैसे साइबर पेट्रोलिंग न सिर्फ साइबर अपराधियों बल्कि वैसे आतंकी या आपराधिक गिरोह जो लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, युवाओं को अपने से प्रभावित करते हैं या उनको रेडिकलाइज करते हैं, उन पर भी नज़र रखिएगी। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।